चलो सारा स्ट्रक्चर्स बनाओ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ठीक है। फ्रुक्टोज भेज रहे हम्म, ओपन चेन तुम्हारा ग्लूकोज का सही है। तुम्हारा क्लोज चेन ठीक। ठीक। चलो बढ़िया है। वही गैलेक्टोज में क्या होता है, सेकंड कार्बन का OH ऊपर हो जाता है, ग्लूकोज में नीचे रहता है, गैलेक्टोज में हाँ, ऊपर होता है। पीछे वाले से सेकंड कार्बन। बढ़िया। फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर ठीक है। चलो ये तुम्हारा 2 3 4 5 जो फिफ्थ नंबर है वहां पे CH2OH है ना। हम्म। हाँ। 1 2 3 4 5 लास्ट वाला जो कार्बन है यहाँ पर, वहां पे CH2OH होगा ना यहाँ पर। हाँ, बोलिए तो। इधर साइड में नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा इधर आए। अरे हाँ। और कितना ब्राइटनेस कम करे। हाँ। यहाँ पर ये जगह लास्ट में भी तो, यहाँ पे जैसे CH2OH बनाया, यहाँ पर भी तो होगा ना नीचे साइड। ये CH2OH देखो अच्छा स्ट्रक्चर। अच्छा। ये देखो यहाँ पे बनाया। यहाँ पे CH2OH ठीक है। यहाँ पर भी तो CH2OH होगा इस जगह। मतलब ऊपर ना जहाँ पर ओएच लिखे, हाँ। हाँ उसके नीचे, जहाँ OH लिखी उसके नीचे भी CH2OH होगा। ओएच के नीचे CH2H होगा। हाँ। अच्छा, ठीक है। Okay. हम पीछे पलट के देखें अभी। बनाओ बनाओ बनाओ। हम्म। पॉलीसैकेराइड ओसा जोन का फॉर्मेशन अभी बताते हैं, उनको ध्यान में आ गया। ओसा जोन फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। मुझे क्यों भेजा? वो ध्यान में ये रहेगा। तो आपने नहीं बनाया अभी तक। अच्छा। ओसाजोन फॉर्मेशन ध्यान में रहेगा। चल भेज दिया। हम भेज रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज के बाद क्या बोले थे आप? माल्टोज ना? माल्टोस। अच्छा, तुमने जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाया उसमें जरा देखो तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है। हम्म। तो दोनों का C1 कार्बन बीजी होना चाहिए। दोनों का C1 कार्बन से हम एक जगह गलती किए, हम समझ गए हम कहाँ गलती किए। हम इसीलिए तो हम C1 के OH ना लेके C2 C2 ले। के OH ले लें, है ना? इसीलिए तो हम कंसेप्ट दिए थे ताकि इतना तो ध्यान में रहे कि कहाँ से क्या निकालना है। वो फ्लो में निकल गए।
हाँ ये भेज रहे हैं। ये लास्ट है ना? चलेंगे। हाँ ठीक है। हम्म हम्म, चलो ठीक है, अब हम लिखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ। स्क्रीन शेयर है ना? और रिकॉर्डिंग, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स, अब देखो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हाइड्रोलाइज करने पे 100 से 3000 कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, बताए थे, ठीक है। हम्म हाँ, तो इट प्रोड्यूसेस 100 टू 3000 और मोर मोनोसैकेराइड यूनिट on hydrolysis on hydrolysis, ठीक है। अब अच्छा देखो, अभी तक हम लोग जितना चीज पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सॉरी ग्लूकोज फ्रुक्टोज नहीं, ये सुक्रोज, लैक्टोज, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हम्म, पॉलीमर्स बनते हैं। तो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। हाँ। और पॉलीसैकेराइड क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन होता है बाय रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट फॉर्म्स ऑन कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। एंड आर linked by glycosidic link,
एंड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइड। ठीक है। हम्म, अब पॉलीसैकेराइड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसमें स्टार्च जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद आता है सेल्यूलोज। ठीक है। उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। इससे सवाल आता है ग्लाइकोजन से, स्टार्च से, नीट एग्जाम में। ठीक है। ग्लाइकोजन से वो भी एक ही लाइन पूछेगा। ठीक है। एक ही सेंटेंस है जिसके आगे वो लग जाता है। और एक है तुम्हारा डेक्स्ट्रीन। इतने सारे हो गए। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, और उसके बाद तुम्हारा डेक्स्ट्रीन। इतने सारे हो गए। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रीन। एक बार बोलो। स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहला लेकर के आते हैं अपना स्टार्च। स्टार्च के बारे में क्या पता है तुम्हें? कुछ पता है तो बताओ। उसका फॉर्मूला C6, अब भूल गए। केमिकल। H10O5 वो लेना ऐसा कुछ था। हाँ। फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च इज C6O5H10 होल N। C6H C6O5H10 होल N। ठीक है। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू होगी ना, वो 100-200 होगी। सॉरी, बाप रे। दो 100-200 बोल रहा हूँ मैं। 200 से 1000। एन की वैल्यू 200 से 1000, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है। हम्म दो मॉलिक्यूल जैसे आपस में जुड़ेगा, वाटर रिलीज होगा। इस तरीके से वाटर रिलीज होते 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 एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बनेगा, जिसको बोलेंगे स्टार्च। अब स्टार्च जो होता है, दो तरीके से, स्टार्च का भी दो फॉर्म है, दो तरीके से पाया जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो स्टार्च है हमारा, वो प्लांट में मिलता है। ठीक है। और प्लांट इसको किस तरीके से यूज करता है, बता सकती हो? फूड बनाने के लिए। फूड रिजर्व करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फूड रिजर्व। ठीक है। मटेरियल, फूड रिजर्व मटेरियल। ठीक है। ऑफ प्लांट, फूड रिजर्व मटेरियल ऑफ प्लांट। कहाँ कहाँ पे मिलता हम्म है? कहाँ कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन, अब देखो, प्लांट जो है वो अपना जो फूड है वो किस तरीके से रखता है, तो वो फूड रखता है अपना सीड के फॉर्म में। मतलब सीड जब भी होता है उसके अंदर कुछ फूड रहता है प्लांट का, तभी ना सीड वापस से जर्मिनेट करेगा, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और प्लांट अपना फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, राइट? जो कैरोट, रेडिश ये सब खाते हैं, तो वहां पे उसका जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ रूट्स के फॉर्म में स्टोर किया गया है। वो स्टोर करता है हम्म इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर, जो अनियंस वगैरह हो जाते हैं। लीफ के फॉर्म में स्टोर करता है, फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर करता है कि नहीं? हम्म है ना? तो ये सब जगहों पर वो अपना फूड को स्टोर करके रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया है। ठीक है। फूड रिजर्वोयर है उसका। ठीक है। ओके। तो इट इज इट इज फाउंड इन सीड, रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स
एटसेट्रा। ठीक है, बात खत्म हो गया। बहुत सारा वीट, मेज, राइस, पोटैटो, बार्ली, ठीक है, ये सब मेन सोर्स ऑफ स्टार्च हो जाएगा। जो घर में जो चावल बनता है घर में, उसमें से जो निकलता है माड़, वो वो क्या होता है? तुम लोग क्या कहती हो उसको? क्या क्या मार बोल रहे हैं? चावल जो पकता है तो उसका जो पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं? फैन। नहीं, हम लोग माड़ बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो इट इज फाउंड इन सीड, रूट्स, फ्रूट्स, राइस, व्हीट, पोटैटोज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर तुम्हारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब स्टार्च का प्रेजेंस हम लोग चेक करते हैं आयोडीन के साथ। ये हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं कि स्टार्च का प्रेजेंस चेक करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखो। हम्म, अब जो स्टार्च है तुम्हारा, उसका फॉर्मूला हो गया C6H5O10 का, C6H, सॉरी क्या लिख दिया, C6O5H10 का होल है। ठीक। अब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक। अब जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं स्टार्च को, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? माल्टोस। माल्टोस का फॉर्मूला C12H22। ग्लूकोज का ही था ना? हाँ, ठीक है। और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको मिलता है ग्लूकोज, C6H12O6। सी ओ सिक्स सिक्स। हाँ, C6H12O6, ये हमको मिलता है ग्लूकोज। तो जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको मिलता है माल्टोस। यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। और फिर माल्टोस को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमको मिलता है ग्लूकोज। तो यहाँ से यहाँ को बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। स्टार्च तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है। अब जब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, इट मीन्स कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, फेलिंग्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और ओसाजोन भी नहीं बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डू नॉट, म्यूटा रोटेशन भी नहीं हो। नहीं करेगा, डू नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। अरे हमको एक कॉल करना था अभी हमको।
हेलो, 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 हेलो। अच्छा, माइक ऑफ था। हेलो, 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 हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, ठीक है, चलो, चलो, ठीक है। स्टार्च। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। ठीक है। अच्छा, डू नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, डू नॉट फॉर्म ओसाजोन। ठीक है। एंड डू नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। ठीक है। डू नॉट अंडरगो म्यूटा। हम्म, अब हम जो बोले थे कि देखो, जो जो तुम्हारा स्टार्च है, ठीक है, वो नॉन रिड्यूसिंग है, मतलब कि उसका जो कार्बोनिल कार्बन से अटैच जो OH ग्रुप रहेगा वो फंसा हुआ है, वो बीजी है। कार्बोनिल कार्बन से अटैच जो OH ग्रुप रहेगा वो फंसा हुआ है, वो तुम्हारा बीजी है। इसीलिए ऐसा कहानी है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं नहीं। चलो बढ़िया। स्टार्च, एक बार देखो, स्टार्च का स्ट्रक्चर तुम्हारा जरूरत नहीं है, ठीक है, सिलेबस में, तो हम सीधा डाउनलोड कर लेते हैं स्टार्च। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा ड्रॉ कर लो, ये डाउनलोड ही कर लो। ठीक है। अब ये अलग स्टार्च है तुम्हारा, स्ट्रेट चेन वाला, ये एक अलग स्टार्च। सुंदर वाला फोटो नहीं बना हुआ है कहीं पर, इसी में। हाँ, यही तो है, ये अच्छा है, एक ही में दोनों का काम हो जाएगा। कॉपी इमेज, देखो यहाँ। तो स्टार्च के अंदर क्या मिलेगा तुमको? ग्लूकोज। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। अब देखो, स्टार्च के अंदर हमको क्या दिख रहा है? ग्लूकोज है, वो भी ग्लूकोज कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि देखो H ऊपर है, इसका मतलब जरूर OH नीचे होगा। H ऊपर है मतलब OH नीचे होगा, है कि नहीं? देखो दिख रहा है यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज है। इसका मतलब जो स्टार्च के अंदर क्या मिलता है तुमको? अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। तो लिख दो, ई हम्म, पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक। अच्छा देखो, दूसरा बात यहाँ पर क्या है कि लिंकिंग कहाँ से है? C1 इसका, और इसका C1 C2 C3 C4, C4। ठीक है। C5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, वन, एक सेकेंड, कहाँ पे कर, ये 1 2। कभी भी नहीं आएगा।
नहीं, ये बैठ नहीं रहा है, वही तो नहीं दिख रहा है हमको। अरे ये गलत स्ट्रक्चर है क्या तुम्हारा? 5 मेंबर का रिंग बना हुआ है इसमें तो। अ, देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसमें गलत बना हुआ है। 6 मेंबर का रिंग होता है, इसमें 5 मेंबर का रिंग बना हुआ है। ठीक है, ये तो गड़बड़ है यार। भक्त कौन है ऐसा? कहाँ से आया है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ, ये सही दिया हुआ है। कौन था वाला था वो? ये वाला था? नहीं, लास्ट टाइम कौन सा वाला डाउनलोड कॉपी कर लिए थे, गलत बना करके भेज दिया था। 5 मेंबर का रिंग है भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और भी उतना सुंदर से 2 गो स्ट्रक्चर बना के भेजे हुए हैं, है कि नहीं? छोड़ो, हम्म। रिपोर्ट भी नहीं मार सकते, रिपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, देखो अब प्रॉपर है इसमें। देखो, इसका OH नीचे है यानी अल्फा डी ग्लूकोज, इसका OH नीचे है यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। लिंकिंग कैसे है? C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा हमेशा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखो, अब यहाँ पर जो स्टार्च रहता है वो 2 तरह का रहता है। मतलब स्टार्च के अंदर 2 वैरायटीज है। कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो टॉपिक हम लिख देते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे क्या है कि इट कंटेन्स, it contains 15 to 20% amylose and 15 to 20% amylose and 85 to 80% amylopectin। amylose पेक्टिन क्या होता है? अमाइलोज और अमाइलोज पेक्टिन। देखो, स्ट्रक्चर के हिसाब से दिख रहा है ये अमाइलोज और ये अमाइलोज पेक्टिन है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। जो तुम्हारा अमाइलोज होता है, ठीक है, ये लेस ब्रांच होता है। अमाइलोज तुम्हारा लेस हम्म। ब्रांच होता है। लेस ब्रांच हो जाने के कारण से ये वाटर सॉल्युबल होगा। लेस ब्रांच हो जाने के कारण से ये वाटर सॉल्युबल रहेगा। लेस ब्रांच होने से ये वाटर सॉल्युबल। देखो, यहाँ पे जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो वाटर से दूर भागेगा, लायोफिलिक हो जाएगा, तो वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो अमाइलोज होता है तुम्हारा, अमाइलोज हो जाएगा तुम्हारा वाटर सोल्यूबल, और अमाइलोज पेक्टिन हो जाएगा तुम्हारा वाटर इनसोल्यूबल। तो अमाइलोज पेक्टिन के लिए लिख दो, अमाइलोज पेक्टिन तुम्हारा हो गया मोर ब्रांच, मोर ब्रांच, और ये हो जाएगा वाटर सॉल्युबल, मोर ब्रांच और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, मोर ब्रांच वाटर सॉल्युबल। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल क्यों रहेगा, क्यों वाटर सॉल्युबल अमाइलोज नहीं रहेगा?
ठीक है, ये सब चीज तुमको समझ में आ गया? अरे यार, इनसॉल्युबल लिखना है यहाँ पे, वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर इनसॉल्युबल क्यों रहेगा और एक वाटर सॉल्युबल क्यों नहीं रहेगा, ये तुमको समझ में आ गया? ये जित ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था हाँ, लेकिन ये ये ब्रांचिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हाँ, ये इतना ज्यादा ब्रांच होने के कारण से, इतना ज्यादा ब्रांचिंग होने के कारण से क्या हो जाएगा, ये हम्म, लायोफिलिक नेचर का हो जाएगा, वाटर से दूर भागेगा। और यहाँ पे ब्रांचिंग, लायोफोबिक नहीं होगा, हाँ सॉरी, लायोफिलिक। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, लायोफोबिक होगा, लायोफोबिक हो जाएगा, वाटर से दूर भागेगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लायोफिलिक हो जाएगा, वाटर के पास जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नहीं, अब देखो क्या है कि 15 से, ये देखो 15 से 20% जो कंटेंट है वो अमाइलोज का है। 15 से 20% कंटेंट अमाइलोज का है। 85 से 80% का जो कंटेंट है अमाइलोपेक्टिन का है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होने से, ठीक है, इसका जो स्टार्च कंटेंट इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। ठीक है, ये समझ में आया? ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्च का टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए आयोडीन डालते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। तो लिख दो, व्हेन रिएक्ट विथ आयोडीन इट गिव्स ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन रिएक्ट विथ आयोडीन इट गिव्स ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, आ गया? हाँ, रोकिए, हम्म लिखिए। लिख लो लिख लो लिख लो। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखना। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना। यहाँ पर जो अमाइलोज है उसके अंदर जो लिंकिंग है वो C1C4 लिंकिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो लिंकिंग प्रेजेंट है वो C1C4 एंड C1C6, C1C6 दो लिंकिंग प्रेजेंट है, C1C4 एंड C1C6 लिंकेज। ठीक है, हो गया? हाँ, लिख लिया। तो अगर पूछेगा विच वन इज हाईली ब्रांच, अमाइलोज या अमाइलोस्पेक्टिन, तो क्या बोलेंगे? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस्पेक्टिन। ठीक है, अमाइलोस्पेक्टिन में C1C6 लिंकेज होता है। ठीक है, और एक में C1C4 लिंकेज होता है, और अमाइलोज में सिर्फ C1C4 लिंकेज ही प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, वो वाला स्ट्रक्चर क्या नोट पे ड्रॉ नहीं करना होगा? नहीं, वो ध्यान में रखना होगा, मतलब बस ये जो पॉइंट हम लिखवाए ना बस उसको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, ठीक। ठीक है। और ये जो तुम्हारा स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अमाइलेज। यहाँ पर जो एंजाइम हम्म, लगता है अमाइलेज, यहाँ पे माल्टेज। चलो ठीक है, पीछे देख लो, लिखा हुआ है ना? हम्म, ठीक है, तो देखो जो अमाइलेज होता है ना, ठीक है, हम लोग जो भी फूड मटेरियल खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर रहता है स्टार्च। ठीक, अब हमारा जो सलीवा होता है उसमें रहता है अमाइलेज, तो स्टार्च के साथ अमाइलेज मिलता है तो वो ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है कि नहीं? और फिर वो चला जाता है बॉडी में, है ना? हाँ। हाँ, वैसा होता है। चलो, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा
सेलुलोज, ये हो गया तुम्हारा, स्टार्च हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। अब देखो, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला नहीं पूछता है, स्टार्च का पूछता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेल्यूलोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेल्यूलोज इज C6H10O5 का होल एन। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे है कि वाटर में इंसोल्यूबल होता है। ठीक है। इट इज, इट इज, इट इज insoluble in water, but it is insoluble in water but dissolve in Schweitzer reagent। ठीक है। but dissolve in Schweitzer reagent। ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्यूलोज है ना, इसका जो होता है ना, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। ठीक है, इसी स्वेजर रिएजेंट के साथ। ठीक है, वैसा है। चलो नेक्स्ट, कहाँ पर मिलता है सेल्यूलोज? तो जो तुम्हारा सेल्यूलोज है, ठीक है, इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ये तुमको कहाँ मिलेगा? प्लांट्स के अंदर। ठीक है। ऑल्दो, ऑल्दो 50% of the, although 50% of the living matter is cellulose। ठीक है, 50% of the living matter is cellulose। ठीक है। सेल वॉल जो होता है तुम्हारा, वो सब कुछ क्या चीज से बना है? सेल्यूलोज का होता है। ठीक है। हम्म। तो प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का होता है। ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ, जो ट्री का बार्क वगैरह हो गया, वो सब क्या होता है? सेल्यूलोज का होता है, जो डेड होता है कि नहीं। कॉटन के अंदर में भी हाँ। तुम्हारा, कॉटन में, वुड में, ये सब में प्रेजेंट रहता है सेल्यूलोज। ठीक है। एग्जाम्पल, कंपोनेंट ऑफ कॉटन। ठीक है, उसमें सेल्यूलोज होता है, वुड में भी होता है, जूट में भी होता है। ये सब में क्या होता है तुम्हारा? सेल्यूलोज होता है। ठीक है। चलो, अब देखो, जैसे तुम्हारा जो स्टार्च है, तो स्टार्च का हम तुमको बताए कि देखो, यहाँ पे इसका कार्बोनिल कार्बन बिजी है, यहाँ पे भी कार्बोनिल कार्बन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कार्बोनिल कार्बन फ्रीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो अपना स्टार्च है, वो कैसा हो जाएगा? नॉन, नॉन रिड्यूसिंग। हाँ, तो हम कहीं लिखे होंगे नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है, फिर इसका जो है, इसके साथ भी ये ब्लॉक है, फिर अगेन इधर से भी देखो ब्लॉक है कि नहीं? हम्म। इधर से भी उधर लिंकेज बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, इधर से पूरा वो ब्लॉकिंग है, पूरा ब्लॉक किया हुआ है।
तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्टार्च, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम यहाँ पे लिखे थे क्या, स्टार्च तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो जिस तरीके से स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग है, उसी तरीके से जो तुम्हारा सेल्यूलोज है वो भी नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, सेम एज स्टार्च। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन रिड्यूसिंग। अब जब हम जैसे ही लिख पाए कि ये नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग है, तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे, डू नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस फैलिंग, डू वो नॉट, जो जो नहीं होता हाँ हाँ हाँ, म्यूटेशन, हाँ वो हाँ, डू क्या नॉट उदान रिएक्ट हो विथ जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट, हाँ, फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, फिर बोलेंगे डू नॉट फॉर्म ओसाजोन। ठीक है, हाँ हाँ, डू ओसा नॉट, जो। डू नॉट फॉर्म ओसाजोन, ओसाजोन एंड अंडरगो म्यूटा रोटेशन, अंडरगो म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, undergo, do not form ओसाजोन एंड and and do not undergo, ऐसे लिख देते हैं। चलो ठीक है, एंड डू नॉट अंडरगो। ठीक है, म्यूटा रोटेशन। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम्म। अब ऐसा है सेल्यूलोज का कि इसको, इसके अंदर भी जो है तुम्हारा ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है और बीटा बीटा डी ग्लूकोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही मिलेगा। तो क्या है कि सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर हम इसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और तुम्हारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देगा। और या नहीं तो हम इंजाइम डाल देंगे इमल्शन। ठीक है, इमल्शन, तो फिर इमल्सिन, सॉरी इमल्सिन, इमल्सिन, इमल्सिन नाम का हाइड्रोलाइज डाल देंगे, तो फिर अगेन सेलुलोज जो है तुम्हारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बना देगा तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख देते हैं। अब देखो सेल्यूलोज जो है तुम्हारा लीनियर स्ट्रक्चर पॉलीमर है, लीनियर हम्म। स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर कंडेंसेशन, लीनियर स्ट्रक्चर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा तुम्हारा कौन, सेल्यूलोज। ठीक है, लिंकिंग का जो बारे में बात होता है स्ट्रक्चर, वो सब हम यहाँ पे बताते हैं तुमको। स्ट्रक्चर ऑफ, इसका भी स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाना है। ठीक है, सेल्यूलोज, इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, केवल इसके पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो इसका भी स्ट्रक्चर हम निकाल लेते हैं। सेल्यूलोज स्ट्रक्चर, हम्म, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर ठीक गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अच्छा है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का। ठीक, अब इस सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में देखो कि ये आपका इधर से इधर लिंकिंग होगा, ये इधर से इधर लिंकिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। अब हमको देखने में क्या लग रहा है, स्ट्रेट चेन हम पीछे लिखे हैं। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन हम जब स्टार्च को देखेंगे तो स्टार्च हमारा देखो
इस तरीके से लीनियर है, फिर इधर से ब्रांच हुआ, फिर ऐसे लीनियर, फिर आगे जाके ब्रांच होगा, फिर लीनियर। मतलब स्टार्च जो कैसा होगा पॉलीमर, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। स्टार्च में हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। लेकिन सेल्यूलोज में क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई दिक्कत, लीनियर। नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, यहाँ से सवाल पूछेंगे, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछेंगे लीनियर स्टार्च के बारे, ये स्टार्च और सेल्यूलोज को कंसीडर करके। और ये वाला सवाल पूछेंगे ठीक। अमाइलोज, ये जो पॉइंट हम लिख पाए हैं ये। और ये वाला सवाल पूछेंगे नीट में, ठीक है, ये वाला सवाल पूछेंगे ऐसे करके। कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा वाटर इनसोल्यूबल है, ये वाला सवाल पूछेंगे। ठीक, ऐसे करके। चलो, तो देखो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर में हम जैसे कि देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगेन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इस तरीके से हमको क्या देखने में मिल रहा है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच है, तो C1C4, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इसके अंदर, ठीक है, तुमको कौन सा पॉलीमर दिख रहा है, तो देखो एक में तुम्हारा एक ऐसा भी होता है सेल्यूलोज जिसके अंदर बीटा ग्लूकोज होता है। ये वाला जो सेल्यूलोज है इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। और एक सेल्यूलोज होता है उसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। तो यानी कि सेल्यूलोज का कॉम्पोजिशन दोनों तरीके से है ना। तो हम लिखो कि ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय, इसको क्या करना पड़ेगा? नहीं ना। ठीक है, क्या, रुको एक बार हम ये सेल्यूलोज बीटा वाला हम निकाल देते हैं तुम्हारा। ये है, हाँ ये ठीक है, बीटा वाला, इसमें बीटा डी वाला है, ठीक है। इसमें अल्फा डी वाला दे रखा है यहाँ पे, इसको हटाओ, बीटा डी वाला लगाओ। हाँ, ज्यादा ये मोर अप्रोप्रिएट है। तो C1, अगेन C1C4 का लिंकेज रहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, C1C4 का लिंकेज रहेगा। और इसका देखो तुम्हारा जो H है वो नीचे है और O वाला जो होगा वो ऊपर होगा, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय एन एंजाइम called emulsion, on hydrolysis by an enzyme called emulsin produces produces beta D produces beta D glucose on hydrolysis by an enzyme, ठीक है, produces beta D glucose। हो गया। अच्छा, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर बता ही दिए थे, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे इसका जो कार्बोनिल कार्बन वाला जो OH है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, कार्बोनिल कार्बन वाला OH है फ्रीली अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया मतलब कि यहाँ पे ना म्यूटा रोटेशन होगा, ना ही ओसाजोन फॉर्मेशन होगा, टॉलिन स्वेलिंग के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ। अब देखो, ठीक, अब ऐसा है कि सेल्यूलोज जो होता है उसको, उसके अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है कि नहीं।
और स्टार्च जो होता हाँ। है ना, उसके अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ऐसा काहे नहीं करते हैं कि लकड़ी खा लेते हैं, उसके अंदर भी तो ग्लूकोज प्रेजेंट है। हाँ, उसके अंदर भी तो, उसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम लकड़ी नहीं खा सकते हैं? ऐसा क्यों रीजन है? हाँ, या फिर उसके अंदर सेल्यूलोज है हम लोग हम जो लोग हम लोग इंसान घास, की वो जो हम, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हजम बस, नहीं कर सकते, ऐसे कुछ पढ़े थे हम। हाँ सही बोले हम? हाँ चलो। अच्छा, घास नहीं खा जाते हैं? हाँ मेरे हाँ। मम्मी ना मजाक मजाक में बोलते हैं एक बार एक काम करते हैं, घास उठा के थोड़ा तेल और मसाला डाल के फ्राई करके दे देते हैं। हम अच्छा। मम्मी को बोलेंगे ऐसे नहीं खा सकते हम। हाँ, देखो वही लिखवाते हैं हम लोग कि तुम्हारा जो सेलुलोज है, ठीक है, उसके अंदर भी तुम्हारा ग्लूकोज है। और जो हम जो लेते हैं लाइक राइस, व्हीट, मेज, ये सब, या फिर कोई भी फ्रूट खाते हैं, तो उसके अंदर भी जो रहता है ग्लूकोज ही प्रेजेंट रहता है। लेकिन हमारे सलीवा में एंजाइम होता है, तो उस स्टार्च को वो ब्रेक कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर, और उस तरीके से वो डाइजेस्टेबल हो जाता है। लेकिन जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। वो किसके बॉडी में है? जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, उसके बॉडी के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बॉडी के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग नहीं खा सकते, वो लोग खा सकते हैं। ठीक है, वैसा है। अब नेक्स्ट है हम लोग का एंजाइम, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है हम लोग का डायसाइकाराइड कॉल्ड ग्लाइकोजन। और अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्च हो गया तुम्हारा एक, स्टार्च के बाद सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के तुम्हारा अ, 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 तो लास्ट वाला स्लाइड एक बार दिखाइए। हाँ। ये वाला नहीं लास्ट नहीं, वाला। एकदम लास्ट। हाँ हाँ। हाँ, लिख ली। लास्ट है तुम्हारा ग्लाइकोजन, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया। हाँ हाँ, लिख ली। हम्म, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा पॉलीसेकेराइड है इमल्शन, सॉरी इमल्शन बार बार कह दे रहे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज हो गया तुम्हारा, सेल्यूलोज के बाद ग्लाइकोजन। अब नेक्स्ट तुम्हारा ऐसा रहेगा ना कि इससे एक लाइन है बस इम्पोर्टेंट, वही नीट में आता है। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है और तुम्हारा जो स्टार्च होता है, ये दोनों का स्ट्रक्चर आपस में सिमिलर सिमिलर होता है। लेकिन जो स्टार्च होता है वो फूड रिजर्वॉयर है किसका? प्लांट का। और जो ग्लाइकोजन होता है वो तुम्हारा फूड रिजर्वॉयर है किसका? बताओ बताओ। जो ग्लाइकोजन होता है वो फूड रिजर्वॉयर है किसका? एनिमल। तो इसीलिए ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं? स्टार्च। एनिमल, एनिमल स्टार्च। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ग्लाइको होगा या ग्लूको?
नहीं, ग्लाइको, GLYCOGEN, ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फूड रिजर्वॉयर ऑफ प्लांट, सो एनिमल, फूड रिजर्वॉयर ऑफ एनिमल, फूड रिजर्वॉयर ऑफ एनिमल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फिर से बोल रहे इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है तुम्हारा स्टार्च के स्ट्रक्चर से, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एनिमल स्टार्च होता है। ठीक है, फूड रिजर्व। और अच्छा, अब ये कहाँ पे स्टोर होता है, एनिमल में कहाँ पे स्टोर होता है, कुछ पता है? नहीं, नहीं पता है। एनिमल के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं पता है, हमको लगा बायो में पढ़ा होगा तुमने। अच्छा, इसको भी लिख दो कि ए इट इज ए कंडेंसेशन, इट इज ए it is a condensation polymer of alpha D glucose, alpha D condensation polymer of alpha D glucose। ठीक है। हम्म, हम्म, अब लिखो कि it is stored in liver। ठीक है, it is stored in liver, muscle, muscles। ठीक है, liver muscles of human being, हाँ, मसल्स में ये रहता है, उनके humans। लिवर। ठीक है, और and as well as also present in brain। ये पता नहीं था। हाँ, बता दिए। अब देखो, जो फास्टिंग वास्टिंग करते हैं तो उसमें जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो बॉडी क्या करता है, हम्म। यही सब स्टोर जहाँ जहाँ पे रखा हुआ है वहां से निकालता है, हाइड्रोलाइज करता है, खटाखट ग्लूकोज बनाता है, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है ब्लड में डाल के भेज देता है कि नहीं? हाँ। चलो, ईस्ट और फंगी में भी प्रेजेंट रहता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ईस्ट और फंगी में भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर सिमिलर टू because its structure similar to amylopectin, अमाइलोपेक्टिन। लेकिन अमाइलोपेक्टिन का होता है कि उसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होता है, और ग्लाइकोजन में होता है कि ब्रांचिंग कम होता है, यही इसका डिफरेंस है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन मोर ब्रांच है, ग्लाइकोजन लेस ब्रांच है। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज दैट आप तो वहां पर कॉपी पेस्ट करके उसको अमा हटा के कर सकते हैं। तो हम तुम नीचे लाइन बना के लिख लो, क्या करें। अमाइलोपेक्ट, हाँ नीचे लाइन बना के लिख लो, अमाइलोपेक्टिन इज मोर ब्रांच बट glycogen is less branch, glycogen is less branch, amylopectin is more branch, glycogen is less branch। ठीक है, चलो लिख लो, हो गया तुम्हारा सारा। अब लास्ट टॉपिक आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीसैकेराइड खत्म हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड खत्म हो जाए। लिख ले। बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया।
ग्लाइकोजन के बाद अब लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, इसमें एक ही लाइन, कौन सा लाइन है जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा? ठीक है, ये वाला, पहले वाला। बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, बस। ठीक है, तो इतना लिखा है क्यों है? ठीक है। देखो, जितना मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चंस देखे हैं उसमें यही वाला लाइन से एक सवाल हमको मिला है, बस। समझे? इसीलिए ये हम बोल दिए। अब मॉड्यूल भी अगर मान लो हम नहीं किए रहते हैं तो हम और लिखवा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लिखवा दिए इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बो, अब देखो कार्बोहाइड्रेट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला है बायोफ्यूल, पहला इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसको ब्रेक करोगे ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज बॉडी में जाता है तो वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 प्लस H2O में, और तुम्हें पता है 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है ना वहां पर। तो एनर्जी जो रिलीज करता है वो बॉडी में यूज हो जाता है। ठीक है, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? कट गया क्या? नहीं, हेलो, हेलो, यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ठीक है, हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, अभी आया आवाज। हाँ। ठीक। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बॉडी में जाता है, तुम्हारा एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है, हमको जहाँ तक याद है कि 38 ATP के आसपास एनर्जी रिलीज करता है कि नहीं? तो एकदम सही है। है ना? हाँ, 38 ATP के आसपास एनर्जी रिलीज करता है। तो इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ये सब जो कार्बोहाइड्रेट है, जो सबसे अच्छा होता है तुम्हारा हनी। हनी खाने से एनर्जी बहुत जल्दी बॉडी के अंदर वो आता है। ठीक है, तो वैदिक साइंस में भी हनी को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बायोफ्यूल्स। फ्यूल्स इसीलिए क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, since it is source of energy like honey, ठीक है, that is instant source of energy, instant source of energy। ठीक है, for the for the functioning for the functioning of living system, for the functioning of living system। ठीक है, thus act as biofuels। ठीक है, thus act as
बायोफ्यूल्स, ठीक है, थस एक्ट एज बायोफ्यूल्स। तो यहाँ पे C6H12O6, ठीक है, प्लस तुम्हारा 6O2, ठीक है, ये तुमको देगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2880 किलो जूल, ठीक है, इतना एनर्जी ये रिलीज करता है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, ये हर सेल में चला जाता है, ठीक है, और वहां पे जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस है वो होता है। तो बॉडी में हम लोग का क्या होता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में इंजाइम गया, इंजाइम हो गया हाइड्रोलाइज, बन गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज चला गया सेल टू सेल, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड के जरिए, ठीक है, और वहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, और एनर्जी रिलीज हो गई, और जो तुम्हारा सेल का अपना मेटाबॉलिज्म हुआ वो वहां पर कैरी हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बॉडी यूज करता है तुम्हारा ग्लूकोज को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है, और उसमें सबसे क्विकली एनर्जी कौन देता है, दैट इज हनी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारा एक्ट करता है एज अ फूड रिजर्वॉयर। बताओ, अभी बताए हैं, फूड हम्म। रिजर्वॉयर, फूड रिजर्वॉयर, ठीक है, फूड रिजर्व करता है तुम्हारा, ओके। तो अब प्लांट के लिए अलग है और एनिमल के लिए अलग है। तो पॉलीसैकेराइड तुम्हारा जैसे स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन, ये सब क्या है तुम्हारा, मेजर फूड रिजर्वॉयर है प्लांट और एनिमल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता है कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेजर फूड रिजर्वॉयर फॉर प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड। पीछे। बिल्कुल। हो गया। प्रोटीन बहुत बड़ा है, बहुत। प्रोटीन से हम थोड़ा सा कट करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम हटा देंगे, तो हमको नहीं लगता हम्म। है ऐसा कुछ है, ठीक है। देख, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा है वो। नहीं, कार्बोहाइड्रेट के ही जितना है, उससे ज्यादा थोड़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अधिक दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बुक में हमको लगता है सब कुछ गिवन होगा ना, इसीलिए हमको पढ़ाना ही पड़ेगा प्रोटीन को पूरा अच्छे से। तुम्हारे बुक में मैं सब, आपको मेरे बुक भेज दी है ना, एक बार देख लेना क्या क्या है, हाँ, क्या क्या हमको लगता है नहीं। हाँ,
प्रोटीन में तुम जितना मेरे में गिवन है उतना तुम्हारे में भी गिवन है। कुछ ठीक है, देख लेंगे, बस हम पढ़ा देंगे। तो ये खत्म हो गया तुम्हारा, अब है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। बस हम्म। हाँ। हो गया। हाँ, हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए तुम्हारे। कंस्टिट्यूट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, जैसे हम बताए थे ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट रहता है। ग्लूकोज तुम्हारा ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना देता है, एटीपी निकालता है। अब बेसिकली जो एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एडिनोसाइन है, हम्म ट्राइफॉस्फेट तो तुम्हारा 3 ठो फॉस्फेट आकर के जुड़ गया, लेकिन जो तुम्हारा एडिनोसाइन है वो एक शुगर है। तुमको स्ट्रक्चर दिखा दे अगर हम्म सर्च करके, तो एडिनोसाइन एक शुगर है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर ये तुमको नहीं बताया जाएगा, ठीक है, तुम्हारे ये सिलेबस के पार है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट देखो, अरे इतू सा स्ट्रक्चर मिला उनको। ये देखो, ये देखो, इसके अंदर में, अरे वाह। हाँ इसके अंदर में ये जो बेस है वो एडेनिन का बेस है। अब यहाँ पर क्या हम्म होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे रहते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। और एडेनिन का बेस हो गया तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और देखो इसके अंदर जो शुगर है वो क्या है, राइबोस शुगर है। तो इसका मतलब शुगर क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा एटीपी है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हम्म इसके अंदर क्या है, शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। या फिर हम बोलेंगे एडीपी। एडीपी क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, वहां पे हाँ 2 फॉस्फेट लगा रहेगा, तो वहां पर भी तुम्हारा राइबोस शुगर ही प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं। हम्म। राइबोस शुगर ही प्रेजेंट रहेगा, राइबोस शुगर ही प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होता है तुम्हारे पास, कि जितने हमारे एटीपी मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रेजेंट है। और जो अपना डीएनए आरएनए होता है उसके अंदर तुम्हारा राइबो शुगर या फिर डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होता है कि नहीं, हम्म है कि नहीं। राइबो शुगर प्रेजेंट होता है या फिर डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। तो वो सब कुछ क्या है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में लिखो कि डी राइबोस, डी राइबोस एंड डी, टू डीऑक्सी, टू डीऑक्सी डी राइबोस, ये टू डी। वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना होगा ना। ना तुम ऐसे ही बताने के लिए, दिखाने के लिए है, बनाएंगे थोड़ी ना। टू डी ऑक्सी डी राइबोस आर द एसेंशियल। ये हम लोग को पढ़ना था ग्रेजुएशन में, ये हम स्ट्रक्चर का याद किए थे, इसका स्ट्रक्चर, है ना। बना बना के इतना बार बनाए थे कि हमको याद हो गया था, अब आंख बंद करके भी बना देते, इतना बार बनाए थे। फिर एग्जाम खत्म हुआ जैसे, हाँ सारा माइंड फॉर्मेट कर दिया, बोले वो भाग। भूल गए। हाँ इसका कोई जरूरत ही नहीं है, भाग, हटाओ हटाओ हटाओ। हमको जो जरूरत है उतना याद रखो बस, उसके बाद पार करो। ठीक है चलो। हाँ डी वही। राइबोस टू डीऑक्सी डी राइबोस आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आरएनए डीएनए। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है। तो which are responsible for hereditary character, hereditary character and its transmission, having carbohydrate, that is ribose sugar,
as one of the component, as one of the component। ठीक है। हम्म। उसी तरीके से कि एनर्जी, हम लोग पढ़े थे इसको, बायो का एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एटीपी, है कि नहीं? हाँ हाँ, सही पढ़े थे आप, हाँ, गलत कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, अब तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं, तो ध्यान में रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ एटीपी। ठीक है। हम्म कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ एटीपी, दैट इज chemical energy obtained by oxidation of ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। चलो, ये तो हो गया। अगर ये वाला आएगा तो तुम्हें तो आते ही है, बायो में लिख दोगी बना बना के, है कि नहीं? हम्म नहीं, इस सब का भी पॉइंट छोटे छोटे आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रक्चरल मटेरियल, इंडस्ट्रियल मटेरियल। ठीक है। अब तुम्हारा देखो, इंडस्ट्रियल मटेरियल कैसे, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। अब तुम्हारा अगर कॉटन देख लो तो कॉटन के अंदर भी सेल्यूलोज, ट्री का बार्क देख लो या ट्री देख लो, हम्म ठीक है, तो उसके अंदर भी सेल्यूलोज। तो जो ट्री होता है उसको, उसका वुड को निकाल करके फर्नीचर बनाते हैं, कॉटन से हम लोग क्लॉथ बनाते हैं। तो ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए चला गया। ठीक है। अच्छा, और स्ट्रक्चरल मटेरियल, तो स्ट्रक्चरल मटेरियल में तुम्हारा ऐसा है कि जो सेल वॉल होता है या फिर कोई बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसका जो आउटर कवरिंग लेयर है, ठीक है, वो तुम्हारा सेल्यूलो, उस आउटर हार्ड कवरिंग वाला जो लेयर होता है वो सेल्यूलोज का होता है। तो इस तरीके से वो एक स्ट्रक्चरल मटेरियल भी हो गया। ठीक है। हम्म तो ये बना करके लिख सकती हो। तो जस्ट हम एज अ पॉइंट मेंशन कर देते हैं कि इट इज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल। ठीक है। अब इसको बना के तुम लिख सकती हो गया, चलो खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल मेथड कैसे है, तो वही हम बताएं कि प्लांट से तुम्हारा टेक्सटाइल वगैरह, जो कॉटन वगैरह सब टेक्सटाइल फैक्ट्री में यूज होते हैं, तो वहां से तुम्हारा कॉटन वगैरह जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो सब यूज हो जाता है। जो रबर प्लांट होता है वहां से तुम्हारा बोलते हैं उसको रबर प्लांट होता है, लेटेक्स निकाला जाता है, तो वो भी तुम्हारा तुम्हारा एक सेल्यूलोज का पार्ट हो गया। ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिससे वाइन्स वगैरह बनता है ना, ब्रीवरेज बनाया जाता है वो। हाँ हाँ, वो होता है ना ताड़, एक होता है ना वो, उससे बनते हैं ना। हाँ, नहीं सुनी होगी, कोई बात नहीं। हम ठीक है। ये नाम ही पहली बार सुन। हाँ, तो वो सब बनाया जाता है। ठीक है। तो ये सब तुम्हारा पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल हो गया। ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, आज खास क्या था? अरे आज इजी था, कुछ कठिन नहीं था, है कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है।
नेक्स्ट तुम्हारा है प्रोटीन। प्रोटीन अभी पढ़ोगी या कल पढ़ोगी बताओ? अभी पढ़े तो कितने देर तक पढ़ाएंगे बोलिए। स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। ठीक है, कॉम बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है यार तुम्हारा। टाइप हो जाएगा एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, अल्फा बीटा प्रोटीन, बस इतना तो है, 10 मिनट लगेगा। तो बता ही दीजिए। ठीक है, मेन तुम्हारा हमको लगा हम कल अगर बताएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी इसलिए होगा क्योंकि हमको कल स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता देंगे ना तो थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए हमको कल ही अच्छा पता ठीक है। है। यहाँ पे प्रोटीन में तुम्हारा एक आता है ज्वेटर आयन, वो पूछता है। इसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन एकदम रट्टा मार देना है, कौन कौन सा एसेंशियल है कौन कौन सा हम्म, नॉन एसेंशियल होता है। ठीक है, इसके बाद तुमसे पूछेगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, वो पूछता है वो क्या होता है। फिर प्रोटीन में इंपॉर्टेंट आ जाता है पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर, फाइब्रस, ये सब करके। और फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन प्रोटीन में पढ़ते हैं कि हम कौन सा प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किसको डीनेचर कर सकते हैं। तो प्राइमरी को डीनेचर नहीं कर सकते हो, सेकेंडरी टर्शरी को डीनेचर कर सकते हो, ये सब चीज तो पूछेगा। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी का स्ट्रक्चर ध्यान में रख, नहीं स्ट्रक्चर, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर, थर्ड टर्शरी का स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, ये तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। नाम बस ध्यान में रखना है, बीटा प्लेटलेट, अल्फा हेलिक्स, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं। इतना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन में, हम जितना गिना है ना ये सब चीज तुमको क्वेश्चन पूछता है ये सब चीजों से। ठीक है, वैसा है। तो हम प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में हम देख लेंगे एक बार तुम्हारा बुक में क्या है नहीं है, इसीलिए तो ही हम प्रोटीन फिर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सेम सेम है। ठीक है, तो हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो निकाल करके पढ़ा देंगे, जो तुम्हारा डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आ जाए।